कि पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण मध्यकाल में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च धर्म का जो है वह समाज के प्रत्येक पहलू पर वर्चस्व था। समाज धार्मिक आडंबरों तथा असहिष्णुता से ग्रस्त था। दूसरी ओर कृषि आधारित समाज की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था पर सामंतों का भूत वाला था। ये आप फर्स्ट सेम में भी पढ़ चुके हो कि पुनर्जागरण किस तरह से यूरोप में आया था। कि रोमन कैथोलिक चर्च व सामंत दोनों ही जनसाधारण का शोषण करते थे, परंतु उत्तर मध्यकाल में विशेष रूप से कि 15वीं शताब्दी से मध्यकालीन व्यवस्था जो आपकी उसकी प्रत्येक सामंत प्रथा व चर्च की प्रभुता अनेक कारणों से चरमराने लगी थी और धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप में आधुनिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होने लगा। वस्तुतः यह एक संक्रमण का युग था जिसमें मध्यकालीन व्यवस्था टूट रही थी तथा आधुनिक प्रणाली ने जन्म ले लिया था। इस संक्रमण के काल की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता पुनर्जागरण थी जो इटली के नगरों से शुरू हुई थी। इसने फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल है, स्पेन है, उस पे जो गहरा प्रभाव था वो छोड़ा था और कला व साहित्य में भी प्राचीन यूनान व पवित्र रोमन क्षेत्र में विरासत से प्रेरणा प्राप्त कर नई प्रवृत्तियां उभरी थी। तर्क, बुद्धि व मानवतावाद इसके केंद्रीय तत्व थे। धर्म के क्षेत्र में धर्म सुधार से भारी हलचल पैदा हो गई थी। इसी समय में मुद्रण के आविष्कार व छापेखाने की स्थापना ने ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया। अब हम करेंगे कि पुनर्जागरण क्या होता है, रेनेसांस क्या है, ये कब आया था। कि पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी में आया था। इटली से शुरू होकर धीरे धीरे ये 17वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप में फैल गया था और इसने यूरोप में एक ऐसे समाज की नींव रखी थी जिसके केंद्र में मध्यकालीन धर्म के स्थान पर मानव स्वयं था। इसने पुरातनता को छोड़कर नवीनता को अपनाया और कला, साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में भी नवीन आदर्शता विचार उत्पन्न की। वस्तुतः पुनर्जागरण काल से ही, हाँ जी बेटे, मॉडर्न बेटे, ओके ओके, ये अच्छा, ये दोनों उसी में है ना। ये जो आपका फर्स्ट सेम में था ये मेडिकल सोसाइटी में अब आया हुआ है दोबारा से। ओके ओके, चलो फिर हम इसी का कर लेते हैं। जब स्टार्ट ही कर दिया है तो हम इसी का कर लेते हैं। सॉरी, मुझे ध्यान ये था कि ये मॉडर्न में है शायद। ठीक है। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता थी प्राचीन यूनानी व रोमन साहित्य का अध्ययन, मानवतावाद, यूनानी कला का पुनर्सृजन, प्राकृतिक विज्ञान का विकास, राष्ट्रीय साहित्य तथा लोक भाषाओं का विकास आदि। इस काल की प्रतिभाओं ने मानव स्वतंत्रता, प्रयोगवाद, तर्क, बुद्धि, धर्म निरपेक्षता आदि पर विशेष बल दिया और यूरोप पर भी अनेक पुनर्जागरण का अनेक तरह से प्रभाव पड़ा था। इसमें करेंगे हम रेनेसां क्या है। रेनेसां शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई कि रेनेसां जिसका हिंदी में अर्थ पुनर्जागरण है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द था ये और फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन भाषा के रेनेस्को से आया है। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना है। अंग्रेजी में इसके समान अर्थ में रिबर्थ या रिवाइवल शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका अर्थ पुनर्जन्म व पुनरुत्थान है। इटली के लेखक वेशारी ने इस शब्द का प्रयोग इटली में भवन निर्माण तथा मूर्तिकला के संदर्भ में भी किया। वेशारी ने 16वीं सदी में वास्तुकला, शिल्पकला आदि में परिवर्तन को विनाशिता की संज्ञा दी है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान दिदरारो ने रेनेसां शब्द का प्रयोग नवीन साहित्य कला के विकास के लिए भी किया। कुछ राइटर्स की डेफिनेशन है बेटे। फर्स्ट है हमारा जे ईस्वे।
कि पुनः जागरण एक सामूहिक शब्द है जो मध्य युग के अंत तथा आधुनिक काल के शुरू में परिलक्षित सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड है डेविश महोदय कि उसने कहा है कि पुनः जागरण शब्द मनुष्य की उस वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का द्योतक है जिसे मध्य युग में धर्म के ठेकेदारों ने कैद कर लिया था। लॉर्ड एक्टन की परिभाषा है कि यह यूनानी साहित्य के पुनः अध्ययन और उससे उत्पन्न परिणामों को रेखांकित करता है। ये थी 3 राइटर्स की परिभाषा, जेई स्वेन, डेविस महोदय और लॉर्ड एक्टन। परिभाषा बहुत जरूरी है बेटे आपके लिए, तभी मार्क्स ज्यादा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आपका पुनः जागरण के क्या रीजन्स रहे, क्या कारण रहे। फर्स्ट है धर्म युद्धों का प्रभाव, कि ईसाई धर्म के पवित्र धर्म स्थान जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों में हुए युद्धों को धर्म युद्ध कहा जाता है। ईसाइयों और मुसलमानों में धर्म युद्ध हुए थे 1095 से 1295 ईस्वी तक ये युद्ध हुए और लंबे काल तक लड़े गए। इन युद्धों ने यूरोप के समाज को अनेक तरह से प्रभावित किया। सर्वप्रथम इन युद्धों में भाग लेने के लिए गए सामंतों को धन की जरूरत थी और कई सामंतों ने नगरों के लोगों से धन लेकर नगरों को स्वतंत्र कर दिया। कई सामंत युद्धों में मारे गए, इससे सामंत प्रणाली को आघात भी लगा था। दूसरा क्या था कि धर्म युद्धों ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। इन युद्धों में जाने वाले पुरुष से सामान लेकर आते थे जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। नेक्स्ट आपका तीसरा कि जो धर्म युद्धों ने यूरोप के एकांकीपन व संकीर्णता को तोड़ा और यात्रा भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। धर्म युद्धों के कारण यूरोपवासी दूसरे लोगों विशेषकर पूर्व के देशों के संपर्क में आए और यहाँ उल्लेखनीय है कि अरब जगत उस समय में पूर्व पश्चिम का संगम बन गया था। नेक्स्ट बेटे आपका नगरों तथा व्यापार वाणिज्य का विकास किस तरह से हुआ, कि नगरों व व्यापार वाणिज्य के विकास को मध्यकाल में पुनः जागरण के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति स्वीकार किया जा सकता है। वास्तव में इटली के ही नगर थे जहां से पुनः जागरण की शुरुआत हुई थी। 11वीं सदी से ही यूरोप में पुनः पनपने लगी थी नगर व पुर, और ईसाई धर्म द्वारा यूरोप में शांति व्यवस्था की स्थापना तथा धर्म युद्धों के कारण पूर्व से संपर्क इसके प्रारंभिक कारण थे। भौगोलिक खोजों ने व्यापार और वाणिज्य को अप्रत्याशित रूप से बढ़ावा दिया और व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि से नगरों की गतिविधियों को जोरदार बढ़ावा दिया गया। विशेष तौर पर इससे अंटार्कटिक सागर के तटीय देशों में नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में समृद्धशाली व्यापारी वर्ग उभर कर सामने आए थे। नेक्स्ट बेटा आपका मंगोल साम्राज्य का महत्व क्या था, कि विशाल मंगोल साम्राज्य से भी पुनः जागरण को प्रेरणा मिली और 13वीं सदी में चंगेज खां, ओगतोई खां, मंगू खां व कुबलाई खां के मंगोल साम्राज्य में चीन व मंगोलियों के साथ साथ रूस, पोलैंड, हंगरी आदि के प्रदेश भी शामिल थे। कुबलाई खां का दरबार अनेक देशों के विद्वानों, धर्म प्रचारकों, व्यापारियों से भरा रहता था। उसकी राजसभा में पोप के दूत, भारत के भिक्षु, बौद्ध भिक्षु थे, गणितज्ञ थे, ज्योतिषाचार्य थे और व्यापारियों से और साथ में कुस्तुंतनिया के व्यापारी सुशोभित थे। इनकी गतिविधियों के कारण पूर्व व पश्चिम में वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। विशेष उल्लेखनीय है कि वेनिस निवासी मार्को पोलो, जिसने इटली से चीन व जापान तक की यात्रा की, कुबलाई खां के दरबार में रहा। नेक्स्ट है बेटा आपका तुर्कों का कुस्तुंतनिया पर अधिकार, कि 1453 ईस्वी में कुस्तुंतनिया के पतन का संबंध यूरोप में पुनः जागरण के उदय से जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार उसमें यूनानी ज्ञान विज्ञान और आपका दर्शन है, स्थापत्य है, यह जानना उपयोगी होगा कि बेंजेंटाइन साम्राज्य की जो राजधानी कुस्तुंतनिया है उसमें यूनानी ज्ञान विज्ञान दर्शन स्थापत्य और कला संस्कृति का उसमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्र वो रहा था और उस्मानी तुर्कों ने इस पर 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। अधिकार के बाद तुर्कों ने यहाँ के ईसाइयों पर भी अत्याचार किए
इसे तंग आकर कुस्तुंतनिया के विद्वान, कलाकार, दार्शनिक, स्थापत्यकार इसे छोड़कर यूरोप, विशेषकर इटली के नगरों में जा बसे थे। नेक्स्ट आपका भौगोलिक खोजें कि भौगोलिक खोजों के पतन का एक अन्य प्रभाव यह भी पड़ा कि इसके कारण पूर्वी देशों से यूरोप के व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गए। तुर्कों के कारण मध्य एशिया के व्यापार मार्ग सुरक्षित न रह सके। उधर यूरोप में भारत, चीन व अन्य पूर्वी देशों के सामान की बहुत मांग थी। इस कारण यूरोपवासी पूर्व से नए व्यापार मार्ग खोजने में लग गए थे। 15वीं सदी के अंतिम दशक में साहसी खोजकर्ताओं को इस काम में सफलता मिली और 1492 ईस्वी में कोलंबस है जो भारत का मार्ग खोजने की चाह में नई दुनिया मतलब अमेरिका में जा पहुंचा और साथ ही 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर कालीकट मतलब भारत में पहुंचने में सफल हो गया और इसके बाद 1519 ईस्वी में मैगलिन ने सारी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू किया और उसे 1522 ईस्वी में इस कार्य में भी सफलता मिल गई थी। और इन भौगोलिक खोजों तथा यात्राओं से यूरोपवासियों का दृष्टिकोण है वो व्यापक हो गया था। 6 पॉइंट आपका विचारकों व लेखकों का योगदान कि मध्यकाल के अनेक विचारकों व लेखकों ने पुनः जागरण की भावना को पैदा करने और उसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ लेखकों ने लोगों के मन में यह बात पैदा की कि आंख मूंद कर कोई भी बात स्वीकार न करे, चाहे वह बात पोप ने कही है या पादरी ने कही है। तो फ्रांसीसी विचारक है जो आबेलार, जिसे पेरिस विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, ने लोगों को समझाया कि कोई भी विचार इसलिए नहीं सोचा जाना चाहिए कि यह ईश्वर प्रदत्त है, मतलब ईश्वर ने कहा है और इसके पीछे तर्क भी होना चाहिए। उसे विचारशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। और इसी प्रकार इंग्लैंड के रोजर बेकन ने प्रचलित अंधविश्वास व धर्म आडंबरों पर कड़ा प्रहार भी किया। उसने लोगों से ज्ञान के प्रकाश में जीने का आग्रह किया। और जो इटालियन विचारक है दांते, उसने प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी में मानव भाग्य का विस्तार से वर्णन किया है। संक्षेप में हम कहेंगे कि इन विचारकों व लेखकों ने अंधविश्वास व धर्मार्थता पर मतलब भारी आडंबरों पर प्रहार किया। ज्ञान, तर्क, विचारशीलता, मानववादी पर बल देना कहा है और इन सबसे पुनः जागरण को सहायता मिली। नेक्स्ट है कागज व मुद्रण कला कि कागज व मुद्रण कला के बिना पुनः जागरण के विकास की जो कल्पना नहीं की जा सकती। कागज व मुद्रण का प्रयोग चीन ने विश्व में सबसे पहले किया। यूरोपवासियों की इनकी जानकारी चीन व अरब देशों के माध्यम से हुई, फिर भी यूरोप में मुद्रण का स्वतंत्र विकास हुआ। सर्वप्रथम जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1453 ईस्वी में एक टाइप मशीन बनाई। याद रखिए जर्मनी में एक टाइप मशीन हुई थी 1453 ईस्वी में गुटेनबर्ग में। और इसके बाद कैक्सटन ने 1477 ईस्वी में छापाखाना एक छापाखाना स्थापित किया था। इसके बाद इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में छापेखाने स्थापित हुए। कागज व मुद्रण से दार्शनिकों, लेखकों आदि के विचार पुस्तकों के रूप में छपने लगे। ये पुस्तकें सस्ती व सरलता से लोगों को प्राप्त होने लगी। इससे ज्ञान का विस्तार हुआ। यूरोप में एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग उभर कर सामने आया जो अंधविश्वास व कृतियों को छोड़कर तर्क को सर्वोपरि मानने लगा था और इससे पुनः जागरण का विकास हुआ, उदय हुआ। नेक्स्ट हमारा वैचारिक आविष्कार कि वैचारिक आविष्कार या हम कहेंगे वैचारिक या विचार के आधार पर या विज्ञान के आधार पर किस तरह से हमने आविष्कार किए कि वैज्ञानिक है जो उन्होंने आविष्कारों से पुनः जागरण की गति को और भी ज्यादा तेज कर दिया। जैसे कि बारूद, कंपास, छपाई के आविष्कारों ने समाज को बदलने में सहायता की। बेकन ने प्रेक्षण और प्रयोग की प्रणाली पर जोर देकर वैज्ञानिक विधि की शुरुआत की। कोपरनिकस ने टालमी की इस बात को चुनौती दी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चक्कर लगाता है। इसके कुछ समय बाद कोपरनिकस के इस सिद्धांत को कि पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, केपलर ने गणित के प्रमाणों से पुष्ट कर दिया
और न्यूटन ने अंततः गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देकर विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा कर दी और इन वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को आसान बना दिया। चर्च का प्रभुत्व कम हुआ और स्वतंत्र मानसिक वातावरण को बल मिला। यही मानसिक स्वतंत्रता पुनर्जागरण के विकास का आधार बनी। नेक्स्ट है लोक भाषाओं का विकास कि पुनर्जागरण के आरंभ में संपूर्ण यूनानी तथा रोमन साहित्य ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं में उपलब्ध था, परंतु साधारण लोग इन भाषाओं को समझने में असमर्थ थे। किंतु 15वीं और 16वीं सदी में लोक भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालवी आदि का विकास हुआ। इन भाषाओं में ग्रीक व रोमन साहित्य छपने लगा था। इससे जनसाधारण इस साहित्य से परिचित होने लगा। इससे भी पुनर्जागरण को बल मिला। उपरोक्त सभी कारणों के कारण यूरोपीय समाज मध्यकालीन चर्च और संबंधों के बंधनों से मुक्त हो गया और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उन्नति तथा पुनर्जागरण की ओर अग्रसर हुआ। ये थे बेटे इसके कारण क्या थे पुनर्जागरण के। नेक्स्ट हमारा पुनर्जागरण का उदय किस तरह से हुआ। मिडिवल सोसाइटी, मध्यवाद, मध्य, अच्छा पूरा टॉपिक का नाम बताना। टॉपिक नेम क्या है। ओके बेटे, ठीक है। एक कौन सी यूनिट का, सेकंड यूनिट का आपका। ओके बेटे, ओके, ठीक है। और है किसी की कोई क्वेरी।